अस्सलाम वालेकुम। रिमेंबर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्टिविटी एंड पावर है, और इसके लिए जो रिसर्च आर्टिकल हमने यूज किया है वो क्रेसिडा जे हाइस का है, जिन्होंने मिशेल फोको के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो इंसान है उसको कैसे डेवलप करती है पावर, और उसको शेप करती है, उसको कंस्ट्रक्ट करती है, और उसको इवॉल्व करती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्टिविटी के मसले को समझ लें। सब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि इंसान किसी बड़े तारीखी, समाजी और सियासी माहौल के मुताबिक अपनी जिंदगी को कैसे जीता है, महसूस करता है। इसे इंसान का एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप। तो ये जो हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, इसको फ्रांसीसी इस्तिलाह में लेसूजे कहा जाता है, लेसूजे या लेसूजे कहा जाता है। इससे मुराद कोई फर्द या कोई इंसान नहीं, बल्कि वो मखसूस तर्ज वजूद और शनाख्त है जो कि इंसान अपने टाइम पीरियड में, अपने मुआशरे में, अपने इल्म के दौर में और ताकत के निज़ाम के अंदर अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। यानी इन हालात में किस तरह से इंसान को बनने, सोचने और समझने का मौका मिलता है। तो जब हम कहते हैं ना, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सोसाइटी, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द पार, तो इसका मतलब यही है कि आपको बतौर सब्जेक्ट कैसे डेवलप किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स तालिब इल्म या मरीज जो है, मुजरिम है, या जो आप अपने आपको टर्म्स देते हैं ना, मैं नाकाम हूं या मेरी शिनाख्त ये है, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमेशा से फितरी तौर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि ये तारीखी और समाजी मुआहदों के जरिए तश्कील हुई हैं। पॉसिबिलिटीज को आप कह सकते हैं, ये कोई लाजमी अबदी हकीकत नहीं है जिसको आप हतमी समझ चुके हैं और मान चुके हैं। तो मिशेल फोकू का जो सब्जेक्टिविटी का टॉपिक बड़ा अहमियत का हामिल है। अपने दरमियानी दौर में डिसिप्लिन एंड पनिश जब उन्होंने लिखा, और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का जो पार्ट 1 लिखा, वॉल्यूम 1, इसमें फोकू बताते हैं कि जो मॉडर्न सब्जेक्ट है, यानी जो मॉडर्न सब्जेक्ट से मुराद जदीद जो इंसान है, वो किस तरह से एक डिसिप्लिनरी पार के थ्रू इवॉल्व होता है, डेवलप होता है। उसका सोचने का जाविया, बात करने का जाविया, दलील देने का जाविया और आम गुफ्तगू करने का जाविया उसी तनाजुर में पैदा हो रहा होता है जिसके अंदर वो तश्कील दिया गया होता है। हुकूक के मुताबिक जो ताकत है वो सिर्फ इंसान को दबाती या रोकती नहीं है, बल्कि इंसान को एक खास किस्म का फर्द भी बनाती है। हमारी वो तमाम शिनाख्तें, हमारी जो तमाम जो आइडेंटिटीज हैं जिनको हम हतमी समझ चुके हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, खुद फहमियाँ हैं, वो दर हकीकत में उसी निज़ाम के जरिए पैदा हुई हैं जिसको हम अब्दी समझ बैठे हैं। तो इस लेक्चर में भी हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ताकत किस तरह इंसान या ऐसे सब्जेक्ट पैदा करती है, और इसके हमारे ऊपर असरात क्या होते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए हमारे पास प्राइमरी जो रिसोर्स है वो सब्जेक्टिविटी एंड पावर है, मिशेल फोको के मुतालिक, जो कि क्रेसिडा जे हाइस ने लिखा है। इसके बाद और जो बुक्स में से जो हमने हवाले इस्तेमाल किए हैं, जो मैं बीच में आपके सामने रखूंगा, इसको जिक्र करते हुए हमने इस मौजू को समझा है, तो वो भी आपके सामने रखूंगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। पोको कहते हैं कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ताकत सिर्फ इनकार या रोकने या इम्कान खारिज करने का जो है वो मजमुआ नहीं है, बल्कि ताकत चीज़ों को पैदा भी करती है, उनकी शनाख्त भी देती है, और उनकी जो इंडिविजुअलिटी है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये भी ताकत के दायरा कार के अंदर पैदा हुई एक, यानी एक निज़ाम है। ठीक है, यानी आप यूं समझ लें कि एक ऐसा इदारा जहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, डेवलप किया जाए, और कुछ अरसे बाद वो लोग वही काम करें जो उस इदारे की सोच या उसकी जो पर्सनैलिटी है। तो आप समझ लें किस तरह से मॉडर्न सब्जेक्ट पैदा किए जा रहे हैं। अब उस उसूल को आप दुनिया भर में लागू कर लें, कवानीन के थ्रू, सिलेबस के थ्रू, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू, या फिर रिलीजियस या पॉलिटिकल डिस्कोर्स के थ्रू, तो उस इलाके में, उस मुल्क में, उस इंस्टीट्यूशन में बनने वाले जो लोग होंगे, वो उसी तरह की सोच समझ रखने वाले इंसान होंगे। ठीक है, हमें जो ताकत का आंसर है वो हमें सिखाता है कि हम कौन है। हम अपने आप को मुख्तलिफ बाइनरीज में सोचना शुरू कर देते हैं। हम अच्छा तालिब इल्म, बुरे तालिब इल्म, हक और बातिल, ज़हीन और नालायक, पागल और ठीक, गुड जेंडर और बैड जेंडर, इन तरह की शनाख्तों में हम अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फोको का असल नुक्ता यहाँ पर यह भी है कि जो ताकत है वो इंसान की आदतें बनाती हैं, उसके जिस्म को तरबियत देती है, और ख्वाहिशात को मुख्तलिफ नाम दे देती है। ख्वाहिशात को मुख्तलिफ नाम देने से मुराद यह है कि आप जिस चीज़ को सोचें, आपकी पैदाइश से पहले ही उन चीज़ों को गलत या सही तरतीब दे दिया गया है। तो आप उसी जाविये से सोचना शुरू करेंगे जिस जगराफिये में आप पैदा हुए हैं, और जिस जगराफिये में वो मतलब तश्कील दे दिए गए हैं। तो फोको के मुताबिक ताकत जो है वो सिर्फ बाहर से इन्फ्लुएंस होने वाली कोई चीज नहीं है, फिर आप उस इदारे के थ्रू जो चीजें सीखी हैं आपने, वो आप इंटरनलाइज भी कर लेते हैं और आप अपनी जात का अहम हिस्सा समझ लेते हैं। तो ताकत हमें
फिर इस तरह का इंसान बना देती है। और फिर इस पे ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर ताकत ने हमें इतना कंट्रोल कर रखा है तो बगावतें क्यों हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान अपने तई कोशिश भी करता है, वो समाजी और जो इदारा जाती जो तरबियत है उसके खिलाफ भी जाता है। तो सब्जेक्टिविटी सिर्फ इंसान के बिल्कुल रोबोटिक होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान डेवलप कैसे होता है और उस डेवलप होने के दौरान वो रेजिस्ट भी कैसे करता है। ठीक है। तो ये जो शिनाख्तें हम ले चुके हैं ये फितरी नहीं है, बल्कि बड़े इदारे, इल्म और ताकत के जरिए ये तश्कील पाती है। फोको यहाँ पर कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पावर, यानी इंफरादियत और इंफरादी जो शिनाख्त है वो भी ताकत की पैदावार है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपने आप को जिस जुबान, मेयार और शिनाख्त के जरिए समझता है वो उसके अंदर से नहीं पैदा हुई। एक तालिब इल्म जो है अगर कम नंबर लेता है तो ये सिर्फ एक रिजल्ट होना चाहिए उसके लिए। लेकिन जब हम उसको रैंकिंग देते हैं, तुम 10वें नंबर पर हो, तुम्हारा फेल हो गए हो, तुम्हें मेरिट नहीं मिला, तुम नॉट रिकमेंडेड हो, तो वो अपनी शिनाख्त समझ बैठता है कि ये इदारे ने फैसला कर दिया मेरे ऊपर, तो वो उसकी शिनाख्त बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मिशेल फोको एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्रेंच में कहते हैं एसुजिटेसिमा। एसुजिटेसिमा एक फ्रेंच नाउन है जिसका मतलब यह है कि सब्जेक्शन या सब्जुगेशन या ऑब्लिगेशन, यानी इसका मतलब यह है कि एक ऐसी कैफियत कि जिसमें आपको रूल के जरिए काबू किया जा रहा हो, ताकत के जरिए यू आर फोर्स टू ओबे द पावर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, ताकि आप सोशल सिस्टम में जाएं। ये जो असुजित का ये जो तस्वुर है, इसके इसका क्या कंसेप्ट है? फोको के मुताबिक इसके दो रुख हैं कि ताकत इंसान को कंट्रोल भी करती है और उसकी आइडेंटिटी भी देती है। फोको मजीद इस चीज के बारे में लिखते हैं कि a specific mode of essugetissima was able to give birth to man as an object of knowledge, यानी इसी को डिसिप्लिन करने के लिए भी एक मखसूस तरीके से इंसान के इल्म को एक मौजू के तौर पर पैदा किया गया है। यानी जो जदीद इदारा है वो इंसान को हुक्म नहीं देता, बल्कि उसके खिलाफ उसके बारे में मालूमात भी जमा करता है, मार्कशीट भी बनाता है, हिस्ट्री भी डेवलप करता है, और ताकि उसको मैयर किया जा सके, क्वांटिफाई किया जा सके, उसको दुरुस्त करार दिया जा सके या गलत करार दिया जा सके। ठीक है। डिसिप्लिन एंड पनिश में अपनी किताब में वो एक डिमियन नाम के शख्स की सजा के बारे में जिक्र करते हैं कि जिसने फ्रांस के बादशाह लुई द 15 पर हमला किया था। बाद में उसको पनिश करके लोगों के सामने एक तमाशा बनाया गया कि भाई ये देखो, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो इसके बाद फोको 1838 में एक जेल का एक टाइम टेबल रूटीन शेयर करता है। वो कहते हैं भाई कैदी को सरेआम करके नहीं मारा जाता था, बल्कि उसके उठने, खाने पीने, इबादत और काम की जो तालीम है और उसके जो आराम का वक्त है उसको क्वांटिफाई कर दिया गया, मैयर कर दिया गया कि ये करोगे ऐसे होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ताकत का अंदाज बदल गया है लोगों के ऊपर। पहले जो सॉवरेन पावर थी वो सरेआम सजा देना चाहती थी, और डिसिप्लिनरी पावर जो है अब वो जिस्म को डोसाइल बॉडीज में करती है। और ये मंतक हम इदारों में, फौज में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न जो पावर है लोगों को कारामद शहरी बनाने के लिए किस हद तक जाती है, जिससे वो उनको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है। तो ये जो जेल की जो तकनीकें हैं ये सिर्फ जेल तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इदारों तक भी फैल जाती हैं, मुख्तलिफ इदारों तक भी फैली हैं। और हम इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ सूरतों में मोबाइल फोन की सूरत भी देखते हैं, जहाँ पे आपको अटेंडेंस के लिए मोबाइल फोन के लिए कहा जाए, अपनी लोकेशन भेजने के लिए कहा जाए, आपके सिम के थ्रू आपकी सर्वेलेंस की जा रही हो। तो दर हकीकत में ये आपको कंट्रोल में रखने के तरीकाकार है। इस मुतालिक वो फिर मजीद लिखते हैं, द कार्सल नेटवर्क हैज बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट इन मॉडर्न सोसाइटी ऑफ द नॉर्मलाइजिंग पावर, यानी जदीद माशरे में जो जेल जैसे इदारे हैं उनका मामूल पर लेकर आना ताकत को तकवीत देने का एक बहुत बड़ा सहारा है। इसका मतलब यह है कि स्कूल और अस्पताल हकीकतन एक ऐसे इदारे, एक ऐसे सिस्टम का पैदावार है जिसमें वो निगरानी के जरिए आपको काबू करने की कोशिश करते हैं। अब मिशेल फोको के मुताबिक डिसिप्लिन एंड पनिश, यानी डिसिप्लिन के जरिए कैसे काबू किया जाता है, यानी मीन्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग क्या है। तो वो मीन्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग को फोको ने अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिश में डिस्कस किया, द बर्थ ऑफ प्रिजन में। ठीक है। इन तीन अहम तस्वुरात। एक पहले है हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन। हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि हर फर्द किसी नजरिए के नीचे होता है। तालिब इल्म उस्ताद के थ्रू, उस्ताद अपने बॉस किसी और डायरेक्टर के वगैरह। इसी तरह मुलाजिम ऑफिसर के नीचे, और मरीज डॉक्टर के नीचे, शहरी इंतजामिया के नीचे, और एक हायरार्किकल सिस्टम मौजूद रहता है। फोको इसके बारे में लिखते हैं, इट इज द फैक्ट ऑफ बीइंग constantly seen, of being able always to be seen, that maintains to be disciplined इंडिविजुअल इन हिज सब्जेक्शन, यानी मुसलसल देखे जाने या देख जाने के इम्कान का रवैया लोगों को काबू रखता है। आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, आपको पता है आपको वॉच किया जा रहा है, इस तरह से आपको पता है कि आप कुछ कहेंगे, लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कानून ऐसे हरकत में आएगा
जो आपको अपने ताबे रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बाहर की निगरानी तो हो ही गई, लेकिन उसने आपको ऐसे काबू में जकड़ दिया कि अब आप अपनी निगरानी खुद से शुरू करने लग गए हैं। लिखने से पहले 10 दफा सोचते हैं आप। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है मिशेल फोको ने मीन्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग में, वो उनका है नॉर्मलाइजिंग जजमेंट से मुराद नॉर्मेलिटी डेवलप करना, मामूल पे लेकर आने वाला कोई काम। यानी लोगों को कुछ ऐसे असूल वजा कर दें कि लोग खुद से तय कर लें कि भी वो नॉर्मल है या हट चुके हैं किसी मेयार से, वो प्रोडक्टिव है या इबनॉर्मल है। तो इस तरह की जो कैफियत है, ये आपके बारे में फैसला सादर कर देती है कि भाई आप किस तरह के इंसान हैं। जैसे बार बार नाकाम होने की सूरत में आप कहते हैं भाई नाकाम है आप, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आप बिल्कुल नकम्मे हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो जो इदारे हैं जिन्होंने आपको ये लेबल लगा दिया थ्रू सिस्टमैटिक फेलियर, क्या वो इदारे एम्प्लॉयमेंट उसी तरह पैदा कर रहे हैं? क्या वहां पे नेपोटिज्म खत्म है? क्या वहां पे मेरिट बड़े अच्छे से फॉलो हो रहा है? ठीक है, क्या वहां पर नौकरियों का तनासुब लोगों की तादाद के साथ मैच कर रहा है? मसलन एक जॉब अगर पैदा हो रही है, एक जॉब, एक वैकेंसी है, और 1000 के करीब काबिल तरीन लोग मौजूद हैं, चले 100 कह लें आप, तो जॉब तो एक को ही मिलेगी। तो वो जो 100 लोग हैं, 99 लोग हैं, वो अपने आप को क्या समझेंगे? वो बार बार इम्तिहान देने की कैफियत में अपने आप को इंटरनलाइज करेंगे कि भाई उनका अपना कसूर है। वो सिस्टम को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सिस्टम ने उसको इस ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि तुम्हारी नाकामी के पीछे तुम्हारी तकदीर है, या तुम खुद हो, या तुम पढ़े अच्छे नहीं हो वगैरह। तीसरा मीन्स ऑफ कंट्रोल में मिशेल फोको का जो एलिमेंट है, पहला हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन था, दूसरा हमारे पास आ गया नॉर्मलाइजिंग जजमेंट, और थर्ड है एग्जामिनेशन। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, चाहे वो स्कूल का इम्तिहान हो, जॉब का इम्तिहान हो, किसी भी जगह का, या आपकी एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड हो। वो आपको कंट्रोल करता है, वो आपको मैनेज करता है, वो आपको बताता है कि आप किस तरह के शख्स हो। तो ये सारे तरीकाकार आपको एक लेबल दे देते हैं, एक शिनाख्त दे देते हैं। तो जदीद मुआशरे में हम चाहे जितना कहते रहे कि हम मुनफरिद हैं, हम इनफरादी हैं, हमारी अपनी शख्सियत, अपनी कहानी है, लेकिन इस इनफरादियत के ऊपर भी पहरा है ऑर्गेनाइजेशंस का, इदारों का, लोगों का, मीडिया का, कानून का, जिसके जरिए आपकी जहानत, आपकी सेहत, आपकी अखलाकी मयार, आपकी बोलने की कैफियत, आपका सब कुछ जो है वो मैयर किया जा रहा है। उस मैयर किए जाने के थ्रू आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि भी मैं अपनी मर्जी से शनाख्त बनाता हूं, तो आप मिशेल फूको के पहलू से सोचेंगे तो आप कहेंगे कि आप जो आजाद बन रहे हैं, इस आजादी में किन इदारों ने हिस्सा डाला है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्सुअलिटी के टॉपिक। मिशेल फोको विक्टोरियन दौर के बारे में बात करते हैं कि उसमें सेक्सुअलिटी का टॉपिक बड़ा खामोश समझा जाता था, और women were expected not to say anything in about their private life, and men were quite open, they could even maintain extramarital affair। तो ये क्या था? तो फोको इस रवायती तस्वुर को रिप्रेसिव हाइपोथेसिस कहते हैं, रिप्रेसिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप समझते हैं कि आजादी तो है औरतों के पास, कहाँ है आजादी? तो मुकम्मल है औरतों के पास। देखो पाकिस्तान में देखो आजादी मुकम्मल है, भारत में देखो, अफगानिस्तान में देखो आजादी है। देखो कभी आज तक किसी ने शिकायत नहीं की कि आजादी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स बात नहीं कर रहा, या खामोश है, या मुकम्मल चुप है, तो क्या वो उसको आजादी से तशबीह दिया जाएगा? फोको यहाँ पे पूछते हैं कि भी जिनसियत के बारे में जो आर्जी खामोशी इख्तियार की गई विक्टोरियन दौर में, क्या वो वाकई दुरुस्त थी, या अब आकर हमने मॉडर्न पीरियड में ज्यादा गुफ्तगू करना शुरू कर दी है? ठीक है, तो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 में वो डिस्कस करते हैं, द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू पोज इज नॉट व्हाई आर वी suppressed, बट rather व्हाई डू वी से विद सो मच पैशन एंड सो मच रिजेंटमेंट against our most recent past, against our present, and against ourselves that we are repressed। तो फोको के मुताबिक 17वीं और 19वीं सदी के दौरान जो जिनसियत पर मौजू पर गुफ्तगू हमें लगता है कि कम हुई है, वो दर हकीकत कम नहीं हुई थी, बल्कि कन्फेशन के थ्रू, मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू, कानून के थ्रू बढ़ गई थी। ठीक है, जदीद मुआशरों ने जिनसियत को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उसको अपनी कहानियों का, नॉवेल्स का, मौजू का, तहकीक का टॉपिक बना दिया। मजहबी लोगों ने इनसे एतराफ करवाए, गुनाहों को, उनकी मुश्किलात की वजह बताया। तो डॉक्टर और सियात हैं, उन्होंने उनका तज्जिया किया, उनकी दर्जाबंदी की, और इस बारे में लोगों को बोलने पर मजबूर किया गया कि वो बताएं क्यों उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई जरूर इस यही वजह होगी। ठीक है, तो ये इसको जहन में आपको रखने की जरूरत है। तो इन्हीं अलूम ने बाद में एक मुस्तकिल किस्म का एक इंसान डेवलप किया, मुख्तलिफ किस्म की एक आइडेंटिटी बना दी। ठीक है, इस मुतालिक वो फिर लिखते हैं, द सोडोमाइट हैड बीन अ टेम्पररी एबरेशन, द होमोसेक्सुअल वाज नाउ अ स्पीशीज। माजी में जो जो सोडोमी थी, उसको एक सोशल इनहराफ कहा जाता था, समाजी इनहराफ, कुछ छोटी मोटी गलती। लेकिन 19वीं सदी में इस अमल को एक मुकम्मल नई शिनाख्त से आइडेंटिटी कर दिया गया, जिसको आप होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, एलजीबीटीक्यू कहते हैं वगैरह। फोको यहाँ पर पूछते हैं कि भाई जो शिनाख्त है, ये किन लोगों ने, किन इदारों ने कैसे डेवलप की, कैसे इसको हकीकत में बदल दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करें सुजिटिसिमा के कंसेप्ट को, कि किस तरह से लोगों का वजन पहले मौजूए बहस नहीं था, लेकिन जदीद तिब्बी मयार ने उसको
बॉडी मास इंडेक्स में और बदल दी। आज आपका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक थोड़ा सा भी वजन ज्यादा हो तो इदारे आपको भर्ती नहीं करते। तो किसने वो स्टैंडर्ड कायम किया? ठीक है, जब आप बीएमआई के थ्रू अपने आप को मेयार चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को मोटा पाएंगे, ओबेसिटी वाला पाएंगे वगैरह। तो फोको के मुताबिक ताकत की पाबंदी जो है वो बाहर से लग तो रही है, लेकिन आप इंटरनली भी अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो फोको के नजदीक जो रजीम ऑफ ट्रुथ है, इससे मुराद कोई ऐसा झूठा निजाम नहीं है हुकूमत का, बल्कि एक ऐसा इल्म है जो हुकूमत या इदारे कायम करते हैं। कौन सी बात सच समझी जाएगी, कौन सी बात दुरुस्त समझी जाएगी, कौन सा इल्म मोतबर होगा, सच को साबित करने के लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जाएंगे। साइंसी डिस्कोर्स और इल्मी डिस्कोर्स ऐसी चीजें पैदा करते हैं जिनको नॉर्मल बना दिया जाता है और बाद में आके उसको बार कहा जाता है कि यही दुरुस्त है। ठीक है, तो किस तारीखी जमाने में कौन सा इल्म, कौन सा एपिस्टीम जो है उसको फाइनल बताया गया और उसको मुकम्मल इल्म समझ लिया गया, ये भी हमें रजीम ऑफ ट्रूथ के थ्रू समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम सब समझें कि हम सारे सब्जेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही तश्कील पाते हैं तो फिर मुजामत कहाँ है। तो फोको इसमें भी हमें जवाब देते हैं कि मौजूद होती है जब हम खुद से सवाल करते हैं, पेरिसिया के थ्रू पूछते हैं, डेवलप करते हैं, केयर ऑफ सेल्फ के थ्रू अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं और हम इंक्वायरी करते हैं। तो इसको इसके थ्रू हम अपने आप को यानी रेजिस्टेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम जिन चीज़ों को, जिन निज़ामों को फितरी समझते हैं, जब हम उनको दोबारा से इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम उनको फिर हमें समझ आने लगती है कि ये मसला क्या है। यहाँ पे वो मजीद कहते हैं कि माई पॉइंट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज बैड, बट दैट एवरीथिंग इज डेंजरस। यानी हर चीज बुरी नहीं है, मगर हर निज़ाम खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। तालीम जो है वो इल्म देती है, लेकिन यही तालीम आपको नंबरों में बांट कर फेल और पास में भी कर सकती है, आपकी आइडेंटिटी भी कर सकती है, आपको गद्दार भी बना सकती है। यही आप मामूली सी बात कहने पर वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जरा समझ लें। तो ताकत आपको सिर्फ पाबंदी नहीं लगाती, आपको तरबियत करती है, मुनज़्ज़म करती है, कंट्रोल करती है, बोलना सीखना, हर चीज पे पहरा लगाती है, आपकी शिनाख्त बनाती है, आपको मखसूस अंदाज में सोचना सिखाती है। आप उससे बाहर नहीं सोच सकते, आप उससे बाहर देख नहीं सकते। ताकत आपको इंटरनलाइज कर देती है, आपको शेप कर देती है। आप इससे बाहर निकलने के लिए भी बड़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इख्तिताम पजीर होता है और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बाद में अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ठीक है, और जिसमें हम देखेंगे कि बार जो है वो कैसे सब्जेक्ट को डेवलप करती है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।